हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का प्रवास 2.0 बैच के अंदर। और आज हमारा यहाँ पर पहला लेक्चर होने वाला और सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट। आपको एक प्रॉपर रूटीन बहुत ही जल्द मिल जाएगा कि डेली बेसिस पे हमारे कितने क्लासेस होंगे। आप मान के चलो डेली बेसिस पे 3 क्लासेस हमारे होने वाले हैं और एक क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 से 45 मिनट का होगा। नॉर्मली हिस्ट्री सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट में चैप्टर छोटे छोटे होते हैं। तो 30 से 45 मिनट के अंदर हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं। और मैथ्स जो है वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें जो लेक्चर्स होंगे वो 1 आवर के करीब जा सकते हैं। ये हर एक लेक्चर 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 10 मिनट इस तरीके से रहने वाला है आपका। तो डेली बेसिस पे 3 क्लास होंगे एक वीक में। इस तरीके से हम चलेंगे तो मंडे टू सैटरडे हमारे क्लासेस चलने वाले हैं, या फिर मंडे टू फ्राइडे। या तो वीक में 5 दिन क्लास होगा या फिर वीक में 6 दिन ही क्लास होगा। हम 1 या 2 दिन छुट्टी रखेंगे और उस छुट्टी के दौरान बेसिकली हमारा डाउट सेशन होने वाला है। जो भी आपका डाउट्स रहेगा पूरा वीक पढ़ाई करके, वो डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपके वीक बेस। ठीक है। सो एक प्रॉपर रूटीन जो भी होगा कि डेली बेसिस पे जो 3 क्लास होने वाले हैं वो किस किस सब्जेक्ट का होगा, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये सब आपको अपने बैच के अंदर ही ऐप पे मिल जाएगा। बहुत ही जल्द मिल जाएगा, विद इन अ वीक, एक वीक के बाद ही आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। अभी मैं प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना पाया हूँ। तो फिलहाल मैंने जैसे बता रखा है कि अभी आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाले हैं इस पूरे मार्च के मंथ तक, या बेसिकली ईद तक। ईद के बाद हम फिर यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जब लाइव क्लासेस एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल बिना किसी और इंतजार के हम अभी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर चूज किया है, चैप्टर नंबर 2। आप सभी जानते हो, मुझे जो भी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं हिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 थोड़ा जो चीजें हैं बहुत ज्यादा ही वहां पर डिटेल थ्योरी है, डिस्कशन वाली चीजें, वहां पर थिंकिंग वाली चीजें ज्यादा है। क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम आते हैं, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको मैं एकदम लास्ट में पढ़ाता हूँ, जब आपको पूरा एक हिस्ट्री का ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर 2 से चैप्टर 8 तक। देन हम चैप्टर 1 एकदम लास्ट में कवर करते हैं, जबकि थिंकिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है हिस्ट्री के बारे में। और आप समझ पाते हो कि यस, चैप्टर 1 एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो तो मैं बता ही दूंगा। चैप्टर 2 का सबसे पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 और 2। मैंने अलग अलग सोचा था, बट लेक्चर 1 और 2 काफी छोटा है, दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर भी जाने वाला है एज अ डेमो क्लास। तो जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो लेक्चर को। ये लेक्चर मैंने इसलिए डाला एज अ डेमो, ताकि आप ये समझ पाओ कि हाँ, क्या आपको क्लास में आ पाओगे, आपको चीजें समझ आएगी कि नहीं है, क्या आपका जो डाउट है वो आपको कैसे एड्रेस किया जाएगा। अगर इस रिकॉर्डेड क्लास में आपको कोई भी डाउट आता है, आप एप्लीकेशन में देखने चैट का ऑप्शन आपको देखिएगा, उस चैट पे क्लिक करना, वहां पे अपना क्वेश्चन आप डाल देना। आप क्वेश्चन डालोगे, वहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। अगर थोड़ा डिले होता है तो आधा से 1 घंटे के अंदर वहां पे आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो डाउट सपोर्ट पूरे तरीके से यहाँ पर दे दिया गया है। थोड़ा सा मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, आपको नोट्स किस तरीके से मिलने वाले हैं। ये तो आप जो देख रहे हो ये इंग्लिश लैंग्वेज के नोट्स है। मैं आपको यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज के नोट्स दिखा देता हूँ। हिंदी लैंग्वेज में भी हमारा कुछ इसी प्रकार का नोट्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। जैसे ये देखो, ये मैंने पूरा उर्दू लैंग्वेज का नोट्स प्रिपेयर किया। ये आपको पूरा नहीं दिखेगा, साइड है, मैं वो पेज मैंने फॉर्मेट नहीं किया, साइज छोटा नहीं किया यहाँ पे। वो पूरा एक प्रॉपर बड़ा साइज है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके के नोट्स हम यहाँ पर उर्दू में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया। आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो, आपको एकदम फील नहीं होगा जरा सा भी। और एकदम मॉडरेट लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज आपको जरूरत है बोर्ड एग्जाम में, वो लैंग्वेज हमने यहाँ पर यूज किया है मैंने अपने तरफ से। सेम इसी फॉर्मेट में हिंदी लैंग्वेज में भी मैंने यहाँ पर नोट्स को प्रिपेयर कर रखा है। नोट्स मेरा लेक्चर वाइज प्रिपेयर किया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। जैसे कि बाब 2 यानी कि चैप्टर 2 लेक्चर 1, जो भी चीजें 19वीं सदी का बंगाल समाज, अखबारात और अदब, पूरा एक अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर इसी चीज का क्वेश्चन आंसर आता है, तो क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी के साथ अटैच मिल जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैच में अपेयर होने वाले हैं, चाहे उर्दू मीडियम से, तो ऐसे नोट्स मिलेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही नोट्स है, बट वो अभी प्रोसेसिंग में, अभी वो नोट्स रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी दिखा नहीं सकता हूँ। बट आप 1 से 2 दिन में आगे बैच के अंदर देख लेना। वहां पर फ्री में ये नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ डेमो के तौर पे, वो आप देख सकते हो, जितने भी लोग यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट बहुत हो गया सर, अब चलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे लेक्चर 2 यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी चैप्टर 2 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक ओवर भी बता दूं कि एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ये किसके लिए है, मतलब किसके लिए नहीं, किस वजह से है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल, यानी कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो अच्छे से समझना। 1800 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और 1900 पे होगा। 19th सेंचुरी का मतलब है 1800, ओके, शुरू हो रहा है 1800 से लेकर 1899 का दौर पीरियड है, ये हुआ 19th सेंचुरी। तो 1800 से लेकर 1899 तक का बीच का ड्यूरेशन के बारे में
हम यहाँ पे आज की क्लास में स्टडी करेंगे क्या हो रहा था। तो इस दौर में, इस टाइम पीरियड के अराउंड हमारे बंगाल में बहुत सारे सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स थी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थी एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी। ये चैप्टर इन तीनों चीज को एड्रेस करता है। सबसे पहले हम सोसाइटी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे कि सोसाइटी में कितने तरीके की प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया गया और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कौन कौन लोग सामने आए। और इसी प्रोसेस में, यानी किसी चीज को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन लाने में सोसाइटी में, कि भाई जो बुराई है उसको हमें खत्म करना हो। किस तरीके की बुराई थी सर? यहाँ पे बुराई थी सती का रस्म, यानी कि बेवा औरत को जिंदा ही उसके पति के मतलब चिता में जला देना। ठीक है। फिर चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना। देन इसके अलावा विवाहों की दूसरी शादी नहीं होने देना, छूत-छात, डिस्क्रिमिनेशन जो था, ऊंच-नीच, ये सारे प्रॉब्लम्स थी। और इवन लड़कियों को पढ़ाई-लिखाई भी नहीं करने देना। ये सब सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स थी, जिसके बारे में हमारा पहला जो चैप्टर का पार्ट है वो डील करता है। फिर सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स के बाद हम यहाँ पे आगे चल जाते हैं एजुकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में, कि भाई एजुकेशन प्रॉब्लम क्या था, उसको कैसे ठीक किया गया, जिसमें हमारे मैकेले मिनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। हालांकि वो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं था, बट पढ़ना होगा, हमें सिलेबस में है वो चीज। लास्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्म कैसे हुआ, जिसमें एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया था ब्राह्मो समाज का। ये 3 पार्ट में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है एंड एट द एंड ये चैप्टर हमसे एक सवाल करता है कि क्या जितने भी तरीके के यहाँ पर हथकंडे अपनाए गए थे, जितनी भी तरीके के रिफॉर्म्स हुए, मूवमेंट्स हुए, क्या उन सभी से एक पुख्ता ये रिजल्ट निकल पाया कि बंगाल उस प्रॉब्लम से निकल करके एक तरक्की के राह पे चल पाया कि नहीं, जिसको हम लोग बंगाल रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। रेनेसेंस का मतलब वही हुआ कि इन सारी चीजों को छोड़ कर, इन सारी चीजों को, बुराइयों को पीछे करके, एजुकेशन का, सोसाइटी का, रिलीजियस का, सबको छोड़ के क्या बंगाल इन सबसे बाहर निकल के आगे बढ़ पाया था। ये एक सबसे बड़ा सवाल हमारे हमसे ये चैप्टर आखिर में पूछता है। तो क्या वो सही था या नहीं था, कितना हद तक वो सही हो पाया, ये चीज के बारे में हम चैप्टर के एंड में डिस्कशन कर रहे होंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बंगाल बोर्ड में आपके आ जाता है। इस साल भी बंगाल रेनेसां से 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया था और 4 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको यहाँ पे मैं बताता चलूंगा। बट आई होप आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया है कि हम क्या करेंगे। सो अभी मैं इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड लिटरेचर ने ये सोचा कि भाई हम न्यूज़पेपर के थ्रू, पीरियोडिकल्स के थ्रू, अखबार के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू एंड किताबों के थ्रू, कहानियों के थ्रू सोसाइटी को हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम उनको हम सामने ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये बिल्कुल गलत हो रही है, इसको हमें ठीक करना होगा। और उस ठीक करने के बारे में भी हम यहाँ पर खुद ही बताएँगे, सजेशंस देंगे एंड इवन हम लोगों को भी लेके आएँगे, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को कि हाँ, ये चीज़ जो हो रही है, ये खराब हो रही है और इनको ठीक करना ज़रूरी है। तो उन सभी लोगों को हम लेके आएँगे, बोलेंगे भाई आप मैगज़ीन्स लिखो, आप पैराग्राफ लिख के दो, आप आर्टिकल लिख के दो, हम उन चीज़ को अच्छे से एडिट करके डालेंगे ताकि लोगों तक वो चीज़ पहुँच पाए। अब चूँकि जब लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना है तो एक लैंग्वेज में ये चीज़ तो सीमित नहीं हो पाएगी। हमारे बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बहुत कॉमन है, सभी बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उस वक़्त अंग्रेज़ों का दौर था तो अंग्रेज़ी लैंग्वेज में भी यहाँ पर न्यूज़पेपर्स आए। तो जो सेम काम यहाँ पर बंगाली न्यूज़पेपर कर रहे थे, वही सेम काम यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी कर रहे थे। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन-सा अखबार था जिन्होंने बंगाली में सबसे पहला अपना यहाँ पर कदम उठाया एंड देन इंग्लिश में यहाँ पे कदम उठाया, और उनके पीछे कौन-कौन लोग थे और उनका एक स्पेसिफिक क्या मोटिव था। क्योंकि जितने भी अखबार हम पढ़ेंगे अभी, उन सभी अखबार का एक अलग-अलग स्पेसिफिक पॉइंट था। अगर कोई एक पर्टिकुलर अखबार, उसने सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक चुना कि मैं सिर्फ वुमेन्स राइट्स के बारे में ही बात करूँगा। कुछ ने ये चुना कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पर सोसाइटी में दीगर प्रॉब्लम्स है, जैसे सती का जो रस्म है, चाइल्ड मैरिज है, मैं सिर्फ उनके बारे में ही बात करूँगा, या इवन इसके अलावा जो छूत-छात है, किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, कुछ अखबार फिर लास्ट में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, सोसाइटी प्रॉब्लम्स तो अंग्रेज भी यहाँ पे जलील बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो जिसकी वजह से अंग्रेज, सॉरी, जो लोग अंग्रेज की वजह से परेशान हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये पूरा चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। चलो एक एक करके आ जाते हैं यहाँ पर। सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, लिटरेचर, इसलिए चैप्टर का नाम है सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन पीरियोडिकल्स, यानी कि भाई सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन हमें दिखता है पीरियोडिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में और लिटरेचर में। न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस है, तभी इन दोनों को अलग-अलग लिखा गया है। चलो, तो इतना बोलने के बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं, देखो मैंने लिख के क्या रखा है भाई। जितनी चीजें लिखी रखी सब मैंने आपको ओवरऑल में बता चुका हूँ पहले की शुरुआत के 5 मिनट में। बस अब इन चीजों को एक-एक करके हमें यहाँ पे स्टडी करना है और यहाँ पे चीजों को समझते चलना है। तो इंट्रोडक्शन, द 19th century was a time of major change in Bengal during British rule.
Bengal went through political and economic shift, but more importantly, it experienced a cultural awakening called Bengal Renaissance, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये कल्चरल अवेकनिंग यानी कि एक सुधार आया, समाज में सुधार लाने की कोशिश की गई, जिसको बंगाल रेनेसेंस बोला गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पूरा न्यूज पेपर, मैगजीन्स, लिटरेचर वर्क ने बहुत ज्यादा काम किया। उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिशन को क्वेश्चन किया कि भाई ये चीज हमें खत्म करनी है, सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया एंड एक्सप्रेस किया ग्रोइंग पैट्रियोटिक फीलिंग्स को, देशभक्ति को भी यहाँ पर उभारा गया लोगों के अंदर। आगे आ जाओ, सोसाइटी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था उस टाइम का, तो मैंने जैसे बताया कि बंगाल वाज अमंग द फर्स्ट रीजन टू रूल्ड बाय ब्रिटिश। एज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू लॉज, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज, बंगाल स्टार्टेड चेंजिंग। People began admiring modern ideas but also started questioning the unfair practice in the traditional society. तो सोशल चैलेंज यही था कि ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्टेड सच एज सती, बर्निंग ऑफ विडोज, चाइल्ड मैरिज, रिजिड कास्ट रूल एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ भाई, देखो बंगाल एक जड़ था, मतलब एक गढ़ था अंग्रेजों का। जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी वो बंगाल में आते थे। बंगाल में खास तौर से कोलकाता में एक्सपेरिमेंट होते थे उनके। तो जहां पर मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है, मॉडर्न यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही है, वो उसकी तरफ भी लोग आकर्षित हो रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन वही ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो हम एक तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही ऐसा रस्म और रिवाज चल रहा है जिसको कहीं ना कहीं खत्म करना जरूरी है। फिर ये एक सवाल तो पैदा होता है कि क्या ये जो रस्म रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं, ये सही है भी है या नहीं है, या फिर बस हम इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज इस चीज को करते आ रहे थे। ये सवाल लोगों के अंदर जहन में पैदा होना शुरू हो चुका था। यही है इसका सोसाइटी सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब उसी के बाद राइज ऑफ प्रिंट मीडिया आता है। तो इन द अर्ली 1800s, 1800 के एक शुरुआत में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हो चुका था। एक्चुअली में प्रिंटिंग प्रेस ना 1500 के अराउंड ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। गोवा के एक सिटी में पुर्तगीज लोगों ने बनाया था सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। 1500 के आसपास गोवा में इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन बंगाल में 1800 के आसपास यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। प्रिंटिंग प्रेस का पूरा बैकग्राउंड हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, याद रखना। In Bengal, at first they were used to print government notice and religious book। सबसे पहले सिर्फ गवर्नमेंट के नोटिस प्रिंट होते थे, रिलीजियस बुक प्रिंट होते थे, बट सून न्यूज़पेपर से यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर और सोशल मैटर्स को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया। बाइलैंग्वेज यहाँ पर पब्लिशर्स आए, बोथ इंग्लिश एंड बंगाली न्यूज़पेपर्स यहाँ पर शुरू हुए। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर मोस्टली टारगेटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल, बंगाली न्यूज़पेपर were read by local people and helped spread awareness also। तो बंगाली लैंग्वेज सभी को आता था, उसमें कॉमन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ट्रिगर किया गया, मतलब उनको पॉइंट आउट किए गए जो सोसाइटी में थे। इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को मेनली उसमें ज्यादातर अंग्रेजों की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा था। आगे चलेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा न्यूज। देखो, अर्ली पब्लिकेशन एक समाचार दर्पण। समाचार दर्पण एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिससे एक सवाल हर साल आना तो बनता है, एक नंबर में आए या 2 नंबर में आए। इस साल भी एमसीक्यू या फिर किसी न किसी फिल इन द ब्लैंक्स में तो आया है ये आपका। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता है हिस्ट्री में, एमसीक्यू या फिर ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन आया तो है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये समाचार दर्पण के बारे में एक क्वेश्चन इस बार आया है, और हर साल एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। कुछ भी आ सकता है, कब प्रिंट हुआ था, कौन एडिटर था, वो सारी चीजें। तो 1818 में ये सबसे पहले प्रिंट हुआ, सबसे पहले मतलब इसको लाया गया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। कि वन ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली न्यूज़पेपर, इट लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर न्यूज़पेपर दैट टॉक अबाउट सोसाइटी एंड इट्स प्रॉब्लम। ऐसा बोला जाता है कि समाचार दर्पण जो है वो सबसे पहला बंगाली लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, सबसे पहला बंगाली लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है। ठीक है, जिसने और भी फ्यूचर न्यूज़पेपर जो आने वाले हैं, उनको यहाँ पर प्रभावित किया। मतलब भाई एक तरीके का ना ये होता है सपोर्ट करना, चलो ऐसे उससे उसने शुरुआत कर दिया है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये चीजें यहाँ पर समाचार दर्पण ने की। इसके बाद बहुत सारे न्यूज पेपर्स का भी लाइन लग गया। इनका रोल क्या था सोसाइटी में, इसने क्रिटिसाइज किया बैड सोशल कस्टम्स को, जो मैंने बताया, जो भी बुरी चीजें थी वो सब। brought people together to feel like one community, discuss topics like women's rights, modern education and self rule। ये इनका मेन टॉपिक था डिस्कस करने का, वुमेन्स राइट्स के बारे में, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, सेल्फ रूल की, हमें खुद का अपना एक रूल बनाना चाहिए अंग्रेजों को छोड़ करके। यानी कि देशभक्ति के बारे में भी कहीं न कहीं ये बात कर रहे थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं लिटरेचर के बारे में। तो बंगाल रेनेसां जब यहाँ पे शुरू हो रहा था उस वक़्त भाई लिटरेचर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ अभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हम जैसे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी है। इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी सर ने क्या किया था, आनंद मठ लिखा था 1882 में, जो कि जिसमें वंदे मातरम का हमारे पास स्लोगन भी मिलता है। पूरा एक गीत है वंदे मातरम का, जिससे देशभक्ति के जो जुनून था वो लोगों के अंदर, खास तौर से नौजवानी के अंदर बहुत भर गया था। इतना ज्यादा ये
लोगों को प्रभावित करने लगा था कि अंग्रेजों ने इसको बैन करने तक को सोचा, मतलब उनको बैन करने तक की नौबत आ गई थी इस किताब की। इसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त हमारे थे, एक पायनियर ऑफ मॉडर्न बंगाली राइटिंग, एक्सप्लोर्ड द वेस्ट ईस्ट कल्चर क्लैश। इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त है, और नील दर्पण भी यहाँ पे लिखा गया था, जो कि बेसिकली नील की खेती की वजह से जो किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी अर्ली इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। आगे चलेंगे, थीम्स इन प्रिंट कल्चर। जो प्रिंट कल्चर था उसमें क्या-क्या थीम्स था? पहला था सोशल रिफॉर्म, राइटिंग ड्यूरिंग दिस ओपनली क्रिटिसाइज हार्मफुल कस्टम्स, लाइक पूरा ओपनली ये लोग क्रिटिसाइज करते थे सती को और चाइल्ड मैरिज को खास तौर से। इसमें फेमस रिफॉर्म्स कौन थे, मतलब कौन-कौन लोग इसमें लिखते थे, सपोर्ट करते थे? राजा राम मोहन रॉय जी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, यूज्ड टू राइटिंग सपोर्ट, इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए लिखा करते थे। नेशनलिज्म की हम बात करेंगे, इसमें देशभक्ति पे आता था। People begin to understand their cultural roots. Writing is celebrated India's glorious past and also pushed for modern changes. लोग समझने लगे कि यस ये चीजें हैं थोड़ी गलत, इसको हमें ठीक करना होगा। हमारा पास्ट ठीक है, हमारा इतना वास्ट कल्चर, उस चीज को हमें बचाना होगा, एंड इवन मॉडर्न चीजों को भी हमें अपनाना पड़ेगा। ये चीजें यहाँ पर शुरू हो। इसका टाइमलाइन हमारे पास आता है, टाइमलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था? 1820 से 1830 के दौरान मोर पॉलिटिकल्स इमर्ज हो चुके थे, डिबेट्स और सोशल। यहाँ पे लेकिन स्टार्ट कहाँ हुआ? 1800 में, जहाँ पे समाचार दर्पण यहाँ पे पहला न्यूज़पेपर आता है बंगाली लैंग्वेज का। 1840 से 1860 में बहुत सारे और भी यहाँ पर मेजर रिफॉर्म्स आते हैं, जो कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लीड किए गए थे। उन रिफॉर्म्स में होते हैं आपका विडो रीमैरिज एक्ट, ये जो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट देना, सती की रस्म को बायकॉट करना, ये सारी चीजें इनके द्वारा की गई थी। देन 1870 से लेकर 1880 के दौरान बंगाल रेनेसा रीच्ड इट्स पीक, आनंद मठ पब्लिश इन 1882। तो 1880 तक एकदम जो बंगाल रेनेसा यानी कि जो बदलाव ला रहे थे ये लोग सब मिल के, कि एकदम पीक पर पहुंच चुकी थी। और वहीं पे जाकर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये सभी लोगों तक पहुंच पाई थी? इसका जवाब हम चैप्टर के एंड में देख रहे होंगे, हमें चैप्टर के एंड में उसका जवाब मिल रहा होगा। यहाँ पर कंक्लूजन होता है, लेक्चर 1 का कंक्लूजन बस बहुत सिंपल है कि लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन करना शुरू कर चुके थे, और इस पीरियड ने, इस पूरे दौर ने एक फाउंडेशन तो डाल दिया था लोगों के अंदर कि अब हमें आज़ादी भी हासिल करनी है, अपने कल्चर को भी बचाना है, एंड इवन मॉडर्न चीज़ों को यहाँ पर हमें सीखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज भी करना होगा, क्योंकि वक्त के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम मिटा दिए जाएंगे। ये लोगों को समझ में आ चुका था। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 1 का। इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होता है, यहाँ सब हम एक-एक करके पढ़ेंगे बम्बमोहिनी पत्रिका के बारे में। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा भी हमारे पास नहीं हुआ। मैंने जिससे भी वो कितना 17 मिनट का लेक्चर हुआ, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ ओवरऑल 30 मिनट्स का। इसलिए मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 दोनों एक साथ कंबाइन कर दिए। आइए पढ़ लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन से न्यूज़पेपर के बारे में हमें यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं यहाँ पर, मैंने बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जिनके इंपॉर्टेंट रोल्स हमें यहाँ पर समझना होगा कि उन्होंने एग्ज़ैक्ट क्या किया, और जितने भी न्यूज़पेपर मैं बताऊँगा उन सभी का आपको एडिटर का नाम याद रखना है, किस साल वो एस्टेब्लिश हुआ वो याद रखना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, बम्बमोहिनी पत्रिका। फैक्ट्स क्या है इसके बारे में? इसको 1863 में फाउंडिंग किया गया था, मतलब एस्टेब्लिश किया गया। उमेश चंद्र दत्त इसके फाउंडर थे। बंगाली लैंग्वेज में ये एस्टेब्लिश हुआ था। एडिटर कौन थे? उमेश चंद्र दत्त ही थे। इनिशियली फेज में उमेश चंद्र दत्त एडिटर थे, बट बाद में एडिटर चेंज होता गया। बहुत सारे एडिटर इसमें आए। लॉन्गेस्ट सर्विस एडिटिंग जो थे वो थे हमारे पास दिवेंद्र, सॉरी, दिविजिटर, अरे यार थोड़ा सा लिप्स कभी कभी रोजा मोरा कभी कभी नहीं बोल पाता हूँ, वो दिक्कत होता है। हाँ, दिविजेंद्र नाथ टैगोर, ओके, दिविजेंद्र नाथ टैगोर। तो सबसे पहले उमेश दत्त ने इसको फाउंडिंग किया, उन्होंने स्टैब्लिश किया, वही स्टार्टिंग में एडिटर थे। फिर बाद में और भी बहुत सारे एडिटर इसमें आए। तो आपसे अगर पूछेगा कि हु वाज द एडिटर ऑफ बम्बमोहिनी पत्रिका, आप लिखोगे उमेश चंद्र दत्त बस। अगर आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे लंबे समय के लिए किसने यहाँ पर सर्व किया था एज एडिटर, तो वो थे दिविजेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे। ये याद रखना। इसका जिसका बैकग्राउंड क्या था, ये पब्लिश किया गया था बाय बम्बमोहिनी सभा। तो बम्बमोहिनी सभा एक तरह का पब्लिकेशन हाउस था जो न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करता था। इसी वजह से इसका नाम बम्बमोहिनी पत्रिका यहाँ पे पड़ा। गोल वाज टू ओपन पीपल्स माइंड्स एंड रिमूव ओल्ड सुपरस्टिशन। ठीक है, यही चीजें थी भाई। अनभक्ति हटाओ, अनभक्ति नहीं मतलब ये होता है सुपरस्टिशन, मतलब हाँ अनभक्ति होता है एक तरीके से। सुपरस्टिशन मतलब बिना किसी बात के, बिना किसी लॉजिक या किसी चीज को फॉलो किए जा रहे हो, वही चीज होता है। पर्पस क्या था? मेन पर्पस था इसका प्राइमरली फोकस्ड ऑन वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एम टू चैलेंज सोशल प्रैक्टिस लाइक चाइल्ड मैरिज,
पॉलीगैमी एंड सती इनकरेज्ड विडो रीमैरिज। तो इसका पूरा बंबा बोधनी पत्रिका, ध्यान सुनना, बंबा बोधनी पत्रिका का जो पहला जो एकदम इंपॉर्टेंट रोल था वो पर्टिकुलरली वुमेन्स के रिस्पेक्ट में था। वुमेन्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वुमेन्स के एजुकेशन को एम्पावर करना, भाई पढ़ने लिखने नहीं दे रहा बच्चियों को, वो पढ़ने लिखने का हक उनको दिलाना है। बेवाओं की दूसरी शादी नहीं होने दी जा रही है, उनको शादी कराना। अभी आप बोलोगे सर बेवा की शादी कैसे हुई, दूसरी सती का रस्म में तो जला दी जाती है। सती के रस्म में विवाह को जला दिया जा रहा था, लेकिन जो भी विवाह औरत बच जा रही थी सती के रस्म से, एनी हाउ, फिर उनको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी एज पर द सोसाइटी नॉर्म्स, एज पर द कल्चर। जो लोग बोलते थे कि नहीं भाई, हम एक बेवा औरत को दोबारा शादी नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अछूत हो चुकी है, या फिर उसको ऐसा बोला जाता था कि इसके ही दुर्कर्म की क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसके ही किसी गलत काम की वजह से, पाप की वजह से इसका हस्बैंड यहाँ पे मर गया है, इसका जो पति है वो मर चुका है। ये लोगों का मान्यता था, ये लोगों का सोच था, जिसकी वजह से फिर उस औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं की जाने दी जाती थी, क्योंकि ऐसा मानना था कि अगर दूसरे मर्द के साथ भी इसकी शादी हो गई, तो उसका जो सेकंड हस्बैंड होगा वो भी यहाँ पे मर सकता है। इस वजह से कोई शादी करना भी नहीं चाहता था, और अगर कोई करना चाह रहा तो उसको किया नहीं दिया जा रहा था, कि भाई सोसाइटी का प्रेशर। ये चीज़ों को ये लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे। इन्होंने रोल बहुत अच्छा प्ले किया, एक प्लेड अ की रोल इन फॉस्टरिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग वुमेन्स राइट्स, इंस्पायर्ड मेनी रिफॉर्म्स टू एंगेज इन वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, एक्ट एज अ पावरफुल वॉइस एडवोकेटिंग जेंडर इक्वालिटी इन 19th सेंचुरी बंगाल। इनके न्यूज़पेपर पे एक हेडिंग भी आता था कि बड़ी तवज्जो से लड़कियों की परवरिश करो और उसे इल्म से आरास्ता करो। ये उर्दू में इसका मीनिंग बहुत सिंपल होता है कि भाई आप बहुत अच्छे से अपनी लड़कियों का नरिशमेंट करना, उनका पालन पोषण करना है, और उनको एजुकेशन देना है। अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे, और कैसे वो खुद अपने आप को यहाँ पर इस दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। ये चीज इनडायरेक्टली ये अखबार बोला कर। ये था बम्बा बोदनी पत्रिका के बारे में। इसके बाद हमारा एक न्यूज़पेपर आता है जो कि है हिंदू पैट्रियट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जितना भी मैंने आपको बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा आपका 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का एक कंटेंट है। अगर 4 मार्क्स में आता है तो भी आपको इतना ही लिखना है, 8 मार्क्स में आता है तब भी आपको इतना ही लिखना है, बस। इससे ज्यादा बम्बा बोदनी पत्रिका में आपके पास कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से बम्बावोनी पत्रिका ने वुमेन्स अपलिफ्टमेंट किया है, फिर किस तरीके से उन्होंने पूरे सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की है, फिर राइट द रोल ऑफ बम्बावोनी पत्रिका इन रीशेपिंग द सोसाइटी, ऐसा क्वेश्चन आता तो पूरा जितना मैंने बताया ऐसे ही लिखा है ना आपको। आपका उर्दू का नोट्स में जितना लिखा रहेगा वही एग्जैक्ट आपको एग्जाम में लिखना है आंसर, और हिंदी के नोट्स में जितना लिखा है वही आपको एग्जैक्ट आपके अपने एग्जाम में लिखना है। इसके बाद हिंदू पैट्रियट में आता है, ये भी लगभग उसी तरीके का काम कर रहा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि हिंदू पैट्रियट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसको फाउंड किया गया था 1853 में, ग्राम सॉरी बौद्धनी पत्रिका से 10 साल पहले ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर थे वो गिरीश चंद्र घोष थे, और गिरीश चंद्र घोष ही इसके स्टार्टिंग के एडिटर भी थे, ठीक है। लेकिन मोस्ट रिनॉन्ड एडिटर, मतलब जो एकदम फेमस है, वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदू पैट्रियट का एडिटर कौन है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहा है तो आपको दोनों ही नाम लिख के आ जाना है कि गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर थे। बट अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू में आपको गिरीश चंद्र घोष जी का नाम नहीं दिख रहा है, हरीश चंद्र मुखर्जी का दिख रहा है, तो आपको हरीश चंद्र मुखर्जी ही यहाँ पे टिक करना है। दोनों तो नहीं रहेगा कभी भी। और बेसिकली हरीश चंद्र मुखर्जी को ही हिंदू पैट्रियट का एडिटर खास तौर से माना जाता है, क्योंकि मोस्ट रिनॉन्ड पर्सनैलिटी में यही आते हैं, ठीक है। क्योंकि ही सिग्निफिकेंटली रेज द न्यूज़पेपर प्रोमिस, मतलब एक बार जो होता है ना, एक हाई लेवल सेट कर दिया था इन्होंने न्यूज़पेपर का, तो इनकी बहुत बड़ा योगदान था इनका। एंड लास्ट नोटेबल एडिटर, यानी कि आखिरी एडिटर जो थे हिंदू पैट्रियट के, वो थे कृष्णदास पॉल। ख्याल रखना इन सारी चीजों को। इसका बैकग्राउंड बहुत सिंपल था, कम आउट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ चेंज, एम टू इंकरेज प्राइड इन हिंदू ट्रेडिशन एंड डिफरेंट इंडियन कल्चर। और ये बेसिकली हिंदुइज्म को भी बहुत प्रमोट करते थे कि भाई अपनी कल्चर को पहचानो जो तुम्हारे पास है, और अंग्रेजों से थोड़ा ज्यादा प्रभावित होना कम हो जाओ। तो इनका पर्पस एंड रोल इन सोसाइटी बहुत सिंपल था। मेन पर्पस था क्रिटिसाइज, एनालाइज्ड एंड प्रपोज्ड ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसी। ये ब्रिटिश पॉलिसी को एनालाइज करते थे, और जो भी उसमें खामियां होती थी उसको क्रिटिसाइज करते थे। ये जो पॉलिसी है ये आम लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, जैसे आज के टाइम पे भी किया जाता है। नोटेबली सपोर्टेड द इंडिगो रिवॉल्ट, नील विद्रोह को बहुत अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया था। तीसरा यहाँ पर क्या होता, प्रोमोटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो पॉलिटिकल अवेयरनेस था उसको यहाँ पर लोगों के अंदर पॉलिटिकली अवेयर करने की कोशिश की, नेशनल सेंटिमेंट देशभक्ति को बढ़ावा दिया। इस तरीके से क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज जितनी भी चीजें कर रहे हैं सब गलत ही है, और कुछ एरियाज में अंग्रेज कुछ ज्यादा ही यहाँ पर अपना
दबदबा बनाए हुए थे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट दूसरे एरिया के लोगों को ये बारे में पता ही नहीं थी। तो इस न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को पता चला कि भाई हमारे ही भाई और बहनों के साथ जो दूसरे एरिया में रह रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा हाल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इनका रोल प्ले हुआ था। देन इसके बाद क्या किया, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग बंगालीज, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन इंडिगो कल्टीवेटर्स का, स्ट्रेटन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिगो रिवॉल्ट के रिलेटेड नील विद्रोह जो था वो हम पढ़ेंगे, वो चैप्टर 4 में हमारा एक, चैप्टर 3 में हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या हुआ तो वो हम पढ़ेंगे। अभी जब मैं नील दर्पण के बारे में बताऊंगा तो आपको नील विद्रोह के बारे में बता दूंगा, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 जब डिस्कस करेंगे। इंडिगो रिवॉल्ट बेसिकली ये समझ लो, किसानों ने एक बगावत की थी क्योंकि नील की खेती में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जिनको वो सॉल्व करवाना चाहते थे। अब उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने, या फिर उससे पहले का जो भी दौर था, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। उन सारी चीजों को यहाँ पर ये न्यूज़पेपर लोगों के सामने लेके आती है, जिससे अंग्रेजों के दिल में, अंग्रेजों के खिलाफ, लोगों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ एक नफरत यहाँ पे पैदा होने लगती है। जो कि बहुत जरूरी था, लोगों को ये समझ में आता था कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें इस चीज को रोकना होगा, और ये करने में हिंदू पैट्रियट सक्षम रहता है। चलो, इसके बाद हमारे पास एक तीसरा आता है जो कि एक बुक है बेसिकली। एक बुक के बारे में जानना है, हुतुम पैंचार नक्शा, जो कि उल्लू की कहानी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उल्लू की तस्वीर ऐड की हुई है। ये एक बुक था, 1862 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ऑथर थे इसके काली प्रशन सिंह। ये एक बंगाली में था, कोलोकियल बंगाली लैंग्वेज में था, मतलब नॉर्मल बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। बैकग्राउंड क्या था, द नेम मीन्स समथिंग लाइक मैप ऑफ सोसाइटी और स्केच ऑफ द उल। ठीक है, स्केचेस ऑफ द उल यानी कि उल्लू का नक्शा या उल्लू की कहानी, या फिर मैप ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नक्शा, ये इस नाम का मतलब होता है, हुतुम पैंचार नक्शा। इसको इसलिए शो किया गया था, राइटिंग टू शो अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ सोसाइटी इन बंगाल वाज चेंजिंग, यूज्ड ह्यूमर टू शो बोथ गुड एंड बैड साइड्स। देखो, इसका मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ क्या हुआ था, हुतुम पैंचार नक्शा मेनली क्या क्या था, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। उस टाइम पे दौर में क्या होता था, जो एजुकेटेड बंगाली लोग थे, जो कि कुछ एजुकेशन लेके थोड़ा ऊपर लेवल से चले चले गए थे, और वो अंग्रेजों के अंडर बेसिकली काम कर रहे थे, उनके लिए वो ऐसा समझ रहे थे कि अंग्रेज ज्यादा कुछ बुराई कर नहीं रहे, वो बस यहाँ पर है, रूल कर रहे हैं, लेकिन हमें काम भी तो दे रहे हैं, हमें जीने तो दे रहे हैं, हमें पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। तो उनका एक लाइफ एक स्टैंडर्ड लाइफ में चल रहा था, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लाइफ वो जी रहे थे। तो वो यहाँ पर अंग्रेजों को बुरा नहीं मानते थे। सबसे पहली बात, वो मानते थे ठीक है, अंग्रेज तो हमारे जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। एंड उनके अंदर अंग्रेजों की कोई भी खराब पॉलिसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, क्योंकि उनको लगता था अंग्रेज की वजह से ही उनका घर बार, उनका रोजी रोटी चल रहा है। तो इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों की चीजों को अपनाने लगे, उनके कल्चर को अपनाने लगे, जिसको बाबू कल्चर के नाम से इन्होंने अपनी किताब में क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा था कि जो भी एजुकेटेड बंगाली थे, वो खास तौर से अंग्रेजों की नकल कर रहे थे, उनके जैसे खाना पीना खाने की कोशिश कर रहे थे, कांटा चम्मच से, देन उनके जैसा कपड़ा पहनना, उनके जैसा बात बोलना, और अंग्रेजी बोलने को वो बहुत ज्यादा बड़ा चीज समझा करते थे। इन चीजों को क्रिटिसाइज किया था खुद काली प्रसन्न सिन्हा ने अपनी किताब हुतुम पैंचार नक्शा ने नक्शा में। तो ये कि आपका सैटेरिकल लिटरेरी वर्क ही, यानी कि वो बोलते हैं लोग सार्केज़्म, तो सार्केज़्म में इन्होंने पूरा चीज़ यहाँ पे यूज़ करा था। ह्यूमरसली येट क्रिटिकली पोर्ट्रेट द सोशल लाइफ, hypocrisy and corruption in urban Bengal society, Kolkata role, exposed and ridiculed society norms and superficially, significantly contributed to making Bengali literature accessible by using everyday colloquial language। तो everyday जो बंगाली लैंग्वेज में बात होता है, उसी लैंग्वेज में इन्होंने अपना पूरा किताब लिखा था क्रिटिसाइज करते हुए। और मेनली क्या किया था, हाईलाइट एवरी सोशल रियलिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी समझ पाए कि भाई देखो, ये सब चीजें हो रही थी आपकी सोसाइटी में, जिसको आप दोबारा रिपीट तो मत करना। ठीक है, तो ये पूरा बैकग्राउंड था। इनका एक टारगेट वही था कि जो भी लोग ये बाबू कल्चर के पीछे पड़ गए, जो अपने आप को बहुत ही महान समझ रहे हैं अंग्रेजों की तरह होने में, अंग्रेजों को कॉपी करके, उनको यही समझाना था कि भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत है, सही नहीं है, समझना होगा। ठीक है, अभी ये पूरा समरी में आपको बता देता हूँ, जितना अभी तक हमने पढ़ा लेक्चर 2 में। सो बम्बा बोधनी पत्रिका ने क्या किया था, फोकस्ड ऑन वुमेन्स राइट, एजुकेशन एंड रिमूविंग सुपरस्टिशन। हिंदू पैट्रियट ने क्या किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, पॉलिटिकल वॉइस बना, फॉट फॉर इंडिगो फार्मर्स, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट टोन में इन्होंने बात की, मतलब देशभक्ति को बहुत ज्यादा उजागर किया। इसके हुतुम पहचान नक्शा क्या था, ये एक सैटिरिकल बुक था, यूज्ड पॉलिटिकल, सॉरी कॉलोकियल, हाँ कॉलोकियल लैंग्वेज टू एक्सपोज अर्बन हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब है दोगलापन, दो मुहा हो, दोगलापन एक कहानी है बेसिकली। दोगलापन एक वर्ड है जिसको हम बायोलॉजी में जैसे हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड नस्ल जिसको बोलते हैं,
तो 2 अलग-अलग नस्ल को मिला के एक ऐसा नस्ल तैयार की गई जिसमें 2 तरह का प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, उसको दोगलापन बोलते हैं। एक ऐसा लोग था जो बेसिकली यहाँ पर थे तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन, बंगाली थे, लेकिन वो यहाँ पर अंग्रेज़ों की नकल कर रहे थे, तो इनको दोगला बोला गया कि आप क्या कर क्या रहे हो? एक जगह रहो ना, दोनों तरफ क्यों जा रहे हो? ये चीज़ है। तो दीज़ वर्क्स वर द मिरर्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ बंगाल। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। कोई डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट फिर भी रह सकता है कोई डाउट अगर है, देन आ जाओ चैट सेक्शन में पूछ लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, वहाँ पे भी आप मुझसे आके डाउट पूछ सकते हो। और जितने भी लोग यूट्यूब पे इस चीज़ को देख रहे हो, अगर आप अभी तक यहाँ एंड तक पहुँच चुके हो, देन मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा वेट मत करो। अभी के अभी प्रवास 2.0 बैच में आ जाओ, एंटर करो। नीचे लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, ऐप इंस्टॉल करना है और फटाक से यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट चाहिए, फिर आप सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पर ओनली 645 पे पूरे साल के लिए आप यहाँ पर इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है? वेट करोगे, आपका ये लॉस होगा। आप देख सकते हो किस तरीके से किस स्टैंडर्ड की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और टेस्ट भी आपका टाइम टू टाइम होगा। चीज़ों को जितना हम 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे उसका पूरा टेस्ट होगा, पूरा प्रॉपर आपको नोट्स मिलने वाला है, पूरा प्रॉपर यहाँ पर आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। और जितने भी लाइव लेक्चर मैं बाद में लूँगा, तो वो लाइव लेक्चर मान लो आप अगर आप लाइव अटेंड नहीं भी कर पाते, 4 से 6 का हमारा क्लास चलेगा या 6 से 8 का जो भी टाइमिंग होगा बताएँगे बाद में। जो वो टाइम पे जितने भी मान लो 3 क्लास होगा डेली बेसिस पे, अगर आप वो लाइव अटेंड नहीं भी कर पाते हो, तो वो रिकॉर्डेड रहेगा आपका। रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। लाइव क्लास होगा, उसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल रहेगा। आप उस रिकॉर्डेड को पूरे साल में किसी भी टाइम तक आप इसको देख सकते हो। जितनी मर्ज़ी चाहो, जितना बार चाहो उतना बार देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर तो हमारा भी लेक्चर वर्क खत्म हो जाता है बच्चों। हम फिर आपसे अब लेक्चर 2 में मिलते हैं। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।